कंपनी की पॉलिसी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिसी क्या होती है, कैसे बनती है, रिस्क असेसमेंट्स, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट एग्जामिन करेंगे, कंपनी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, प्रीवियस एक्सीडेंट रिपोर्ट्स और सिग्नेचर एंड रेफरेंस रिकॉर्ड। ये मैंने अभी डिस्कस कर ली है, ठीक है, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देखेगा। जाहिर है उसको तब पता चलेगा ना कि कंपनी ने ट्रेनिंग्स नहीं दी थी, या दी थी तो वो किस लेवल की ट्रेनिंग्स थी, या ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुके थे तो कंपनी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, इमीडिएट कॉज और अंडरलाइंग रूट कॉज। इमीडिएट कॉज ये है कि सीढ़ी का नट टूटा है तो बंदा गिर गया, ये इमीडिएट कॉज है। अंडरलाइंग कॉज कि वर्कर ने क्यों नहीं देखा कि सीढ़ी का नट टूटा हुआ है, वो थका हुआ था। अच्छा उस्मान, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो देखेगा, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस किए थे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखेगा, पॉलिसी देखेगा, रिस्क असेसमेंट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सेफ सिस्टम, पीपी, जो भी मैंने बताए थे, ठीक है। इनको देखने के बाद अब एनालाइज करेगा इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन जब आपने इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर ली, अब उसको एनालाइज करना है। जाहिर है इतना काबिल बंदा तो होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट कर सके, हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज वो होती है जो इमीडिएटली एक्सीडेंट की कॉज बनी। जैसे सीढ़ी की मैंने एग्जांपल दी थी, तो सीढ़ी का अगर नट टूटा है वो इमीडिएट कॉज है, लेकिन वो सीढ़ी का नट या सीढ़ी टूट रही थी या सीढ़ी सही नहीं थी, इस चीज़ को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, क्योंकि वो थका हुआ था, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, वो ऑलरेडी दिन को सारा काम करता रहे, उसको मज़ीद हमने काम पे लगा दिया। तो ये क्या है, अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉज कि उसकी पीछे वजह हमेशा यही होती है, या तो वर्कर एक्सपीरियंस नहीं होता, या वो थका होता है, या उसका एटीट्यूड ठीक नहीं होता, या ऑर्गेनाइजेशन ने उससे इन्फोर्स किया होता है कि यार तुमने ये काम आज ख़त्म करना ही करना है। तो ये रीजंस क्या होती हैं, अंडरलाइंग कॉज होती हैं। तो आपने सिर्फ इमीडिएट कॉज नहीं देखनी, आपने अंडरलाइंग कॉज भी देखनी है। इधर नहीं पड़ा हुआ था तो किधर गए थे फिर, बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा वो कहता है अंडरलाइंग कॉज में उसने एग्जांपल दी है कि सुपरविजन नहीं थी, या पीपीईज नहीं दिए गए थे, या ट्रेनिंग नहीं थी। अब पिछले वाले केस में ट्रेनिंग नहीं थी, वर्कर्स अनट्रेंड, उन्होंने वो जो अप्रेंटिस वाली मैं बताता हूँ, क्रेन ऑपरेटर वाली, अनट्रेंड वर्कर्स छोड़ दिए थे, तो वो रीज़न है। फिर मेंटेनेंस नहीं थी, मशीन जो आपकी है वो मेंटेन नहीं थी, उसका कोई पार्ट टूट गया, लग गया, या फिर इंस्पेक्शन नहीं थी, कोई देखता नहीं था उसको, और रिस्क असेसमेंट पुरानी थी। अगर आपके पास आपने इंफॉर्मेशन में अंडरलाइंग कॉज फाइंड करनी है तो आप इन चीज़ों पे नज़र डालोगे, ठीक है। स्लाइड सामने खोल लेना, आपको पता चल जाएगा। ये स्लाइड्स आपने हमेशा साथ साथ रखनी है पेपर करते हुए। हो सकता है आप क्वेश्चन को स्टिक ना कर पाओ, मुझे भी वक्त लगता है पेपर को एनालाइज करने में, ठीक है। इस बार इंशाल्लाह हम लोग सारे बेस्ट स्कोर करेंगे, पूरी एकेडमी का स्कोर बेस्ट होगा इंशाल्लाह। लेकिन उसमें यह होगी कि आप लोग एक दूसरे पे या मुझ पे डिपेंड नहीं करेंगे। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, इसी के अंदर से पेपर है। इंडिविजुअली हर बंदा अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ग्रुप बना लेंगे, उसमें आप अपनी अपनी एफर्ट्स देंगे कि ये चीज़ सर इस जगह से आई है। ये वीडियो में अपलोड नहीं करना। अच्छा, a worker is being stuck by a load being carried on a pallet by a forklift truck, ठीक है। फोर्कलिफ्ट ट्रक के ऊपर जो लोड उठाया हुआ था उसमें एक बंदा स्टक हो गया। पॉसिबल इमीडिएट और अंडरलाइंग कॉज बताओ। इमीडिएट कॉज पैलेट के दरमियान, लोड के दरमियान फंस गया। अच्छा अंडरलाइंग कॉज बताओ, इमीडिएट को छोड़ो, इमीडिएट आगे पता चल जाएगी। वर्कर हो सकता है बैरिकेड किया, वर्कर फिर भी आया। हाँ मोस्टली हम लोग किस वजह को देखते हैं हमेशा, इमीडिएट कॉज को।
कभी कोई ये नहीं देखता कि बैरी कोड कॉज नहीं, उसकी अंडरलाइन कॉज। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने जगह स्पेसिफाई ना कि वो बिग इक्विपमेंट के लिए हाँ, या मशीनरी के लिए एक हाँ, जगह वो नॉर्मल या उधर ये लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत सी पढ़ी है, सुपरविजन नहीं है, पीपी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अंडरलाइन कॉज ये भी हो सकती है वर्कर मेंटली ठीक नहीं था, वो इसके सामने आ गई, या वर्कर मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ था जैसे पिछले केस में था, तो वो अंडरलाइन कॉज है। वो भी हो सकता है कि वो बता दिया उसने, पैलेट को सिक्योर नहीं कर पाए, पुअर पोजीशनिंग थी ट्रक पे, मतलब वो सही तरह पैलेट पे सही तरह रखा नहीं गया था, वो गिर गया या कुछ भी हुआ है। ठीक है जी, ये क्लास में होते भी हैं। अच्छा सुनो, ठीक है, पुअर पोजीशनिंग ट्रक पे हुई या पेडेस्ट्रियन एग्जिट के करीब था जहाँ से लोग गुजरते हैं। अब ये भी एक हैजर्ड है ना, मैं जब मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल कहता हूँ, आप विद इन अ कंपनी भी कह सकते हैं कि यार जहाँ पे पेडेस्ट्रियन पाथवे है, बीच में एक पतली सी लाइन लगा के उन्होंने इसकी पाथवे बनाई हुई, ऐसा होना चाहिए नहीं, ये भी इमीडिएट कॉज है। अग्रेसिव ब्रेकिंग बाय द ड्राइवर, ड्राइवर ने एकदम ब्रेक मारी, ऊपर से सारे फटे गिर गए, ये भी हो सकता है। और inattentive pedestrian steps into the path of the, वो जा रहा था जैसे उस आगे कुछ आया या कुछ हुआ, वो या मोबाइल में बिजी था, वो किस रास्ते में आ गया, फोकलिफ्ट के रास्ते में, तो ये इमीडिएट है। अंडरलाइन कौन सी है कि ड्राइवर के पास ट्रेनिंग नहीं थी, लैक ऑफ सेग्रीगेशन थी, सेग्रीगेशन मतलब वही बैरी कोड नहीं किया हुआ था, रास्ता अलग नहीं किया हुआ था, पुअर ड्राइवर इंडक्शन थी, मतलब जो मेरे पास काम ज़्यादा है, अभी ड्राइवर नहीं मिल रहा, तो जो ड्राइवर मुझे मिला है मैंने काम पे लगा लिया। पुअर ट्रक मेंटेनेंस थी, उसका वही ख़राब था, वो झूल रहा था, जो ही मैंने ब्रेक मारी ऐसे ही चीज़ें गिर गई। ठीक है, और नो रिफ्रेशर ट्रेनिंग, मतलब इनिशियल ट्रेनिंग दी भी गई थी तो उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तो हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे। समझ आ गया इमीडिएट और अंडरलाइन कॉज। सूटेबल कंट्रोल मेजर्स इमीडिएट के लिए ऐसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इमीडिएटली आप छोटे मोटे हादसों के लिए, तो आप छोटे मोटे एजिट्स के लिए आप इमीडिएट कंट्रोल मेजर्स दे सकते हैं। तारे हैं यहाँ पे, जैसे ये तार है, अभी ये इमीडिएट ट्रिप की कॉज है, हम यहाँ से तारें हटा दें, या अगर कोई ऑयल वगैरह गिरा हुआ है या पानी गिरा हुआ है उसे हटा दें, या रीलोकेट कर दें ट्रेलिंग केबल्स को, यहाँ से तार हटा के साइड पे, तो ये इमीडिएट कॉजेज़ के लिए क्या है, कंट्रोल मेजर है। क्या है अंडरलाइन कॉज के लिए, क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम में चेंज लानी पड़ेगी। अंडरलाइन कॉज के लिए आप इमीडिएट एक्शन नहीं दे सकते। अब वर्कर्स के लिए जैसे सेग्रीगेशन है रास्ते की, उसने कहा ये अंडरलाइन कॉज है, तो आप सेग्रीगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इमीडिएटली। अगर कर भी देंगे हल्की फुल्की, कौन रख देंगे, कौन फॉलो करता है, कौन हो सकता है फोकलिफ्ट वाले को नज़र भी ना आए। प्लानिंग क्या होगी जी, अगर कोई डेंजरस कंडीशन है उसे इमीडिएटली हमने डील करना है। कोई छोटे मोटे एक्शंस हम इसके हवाले से ले सकते हैं। ठीक है, इमीडिएट जो एक्शन पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल इस वक्त कौन भी नहीं है, तो कौन रखने से भी इमीडिएटली कुछ छोटा मोटा काम तो लिया जा सकता है। जैसे मोटरवे पे अचानक रोड मेंटेनेंस का काम होता है, तो वो कौन रख के इमीडिएटली ले लेते हैं, हालांकि वो अच्छा कंट्रोल नहीं है, लेकिन इमीडिएट कंट्रोल वो ज़रूर है कि इमीडिएटली हम ऐसा कर सकते हैं। अंडरलाइन कॉजेज़ के लिए कम्प्लेक्स एक्शन है, जैसे पैसे लगेंगे, उसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होगी, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होगी, ड्यूटीज़ देंगे, कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे, इन सारी चीज़ों से अंडरलाइन कॉज के लिए एक्शंस लेंगे। ज़रूरी पेपर के लिए इतना ज़रूरी टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो फिर हम स्लाइड्स को देख के इसको परस्यू कर सकते हैं। रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग कहते हैं इन्फॉर्म करने को। ठीक है, आपने किसी को बताना है कि एक्सीडेंट हो गया। अब मैंने कहा था रिपोर्टिंग इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, प्लस एक और रिपोर्टिंग होती है जो विटनेस की नहीं, क्या कहते हैं उसको, जिसके साथ हादसा होता है उसको क्या कहते हैं, विक्टिम की फैमिली को भी आपने रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टिंग के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, कैन बी इंटरनली या एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कौन कौन है, उसने क्या कहा है, एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ ऑन इंश्योरेंस। रिकॉर्डिंग क्या है,
रिपोर्टिंग पता चल गया, इन्फॉर्म करना, और रिकॉर्डिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट। इवेंट को जो भी हादसा हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करना, किस पैटर्न में हुआ है, कैसे हुआ है, जो हम किसके ज़रिए करते हैं? रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग किसके ज़रिए करते हैं? इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए, क्योंकि हमारा मेजर टॉपिक इन्वेस्टिगेशन है, हम उसके अंदर ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीछे स्लाइड्स आप दोबारा देखेंगे पता चल जाएगा। अच्छा, ये वाला सवाल अक्सर आ जाता है, हाउ वुड द एम्प्लॉयर रिपोर्ट दिस एक्सीडेंट। अब अगर उसने कह दिया एक्सटर्नली, इंटरनली, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ तो क्लियर है। अगर उसने सिंपल कह दिया हाउ वुड ही रिपोर्ट, तो फिर हम सारा लिखेंगे, इंटरनली कैसे रिपोर्ट करेगा, एक्सटर्नली कैसे रिपोर्ट करेगा, फैमिली को, सब कुछ डाल देंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग में बैरियर्स कौन से हैं? कौन से बैरियर्स है रिपोर्टिंग में? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सेट नहीं है। अगर आपने वर्कर्स को बताया ही नहीं है कौन रिपोर्ट करेगा, कैसे रिपोर्ट करेगा, फिर कौन करेगा? किसी को पता ही नहीं होगा। ठीक है, अक्सर एक्सीडेंट जब होता है सिनेरियो में वो कहते हैं वर्कर्स डिड नॉट न्यू व्हाट टू डू, दैट मीन्स कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्लियर नहीं है। अगर आपको कहेगा हाउ वाज द रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसमें से लिखेंगे अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, एज व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड वर्कर डिड नॉट न्यू व्हाट टू डू, नो रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस। अब पता भी है तो वो कैसे रिपोर्ट करेंगे? कल हमने पढ़ा था, मोबाइल होगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, लैंडलाइन होगी, कोई फ़ोन, इंटरनेट, कोई ना कोई सर्विस तो उनको देनी है, या वॉकी टॉकी होते हैं डिफरेंट, जो फार अवे साइट्स होती हैं वॉकी टॉकी दे दिए जाते हैं। कन्फाइंड स्पेस के अंदर मोस्टली वॉकी टॉकी प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा? रिपोर्टिंग के लिए रोप सिस्टम, वो कैसे होता है? वो रस्सी खींचता है, रास्ता ही टूट जाए फिर दरमियान में से कोलैप्स हो गया, रस्सी अभी बाहर वाले को नहीं पता, कोई खींच है। चले, अब आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में चले गए हैं ना। अब आपको चाहिए कि आप रस्सी के बजाय वो रस्सी के आगे वो भी लगा ले, वो कप जो होता है आइसक्रीम वाला, उधर से बोले ये कान के साथ लगाए। इतने पुराने मेथड्स हमने नहीं यूज़ करने। वॉकी टॉकी एडवांस किस्म के आ गए, छोटी सी आप डिवाइस लगाए तो जी आजकल आ गए हैं ना। आजकल रूटर ऐसे हैं जिनके अंदर अपने चार्जेबल हैं, आप चार्जेबल रूटर 3-4 जगह रख तो सिग्नल आएगा। ये तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि आप हमें रस्सी वाली चीज़ पे रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कंपनी कर भी रही है, आप उन्हें इस तरह के इक्विपमेंट प्रोवाइड करें कि यार ये इक्विपमेंट आ गए, आराम से आपके पास टूल्स मौजूद हैं, आप ड्रोन के ज़रिए रेखी कर सकते हैं, बहुत कुछ आ गया अभी। अच्छा, बैरियर्स क्या है? ओवर कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर। अब रिपोर्टिंग प्रोसीजर पुराने दौर में चले जाएं, रिपोर्टिंग प्रोसीजर ओवर कॉम्प्लिकेटेड था कि नहीं था? घोड़े पे बंदा जाएगा, वो लेके निकलेगा, तो वो क्या है? ओवर कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपके रिपोर्टिंग प्रोसीजर इजी होने चाहिए। सीधा लैंडलाइन लगी हुई है, अब बैंक के अंदर अगर आप एटीएम के अंदर जाएं, रिपोर्टिंग प्रोसीजर है ना, वहाँ पे फ़ोन है, मैनेजर का नंबर है, इमरजेंसी 3 नंबर लिखे हुए हैं, आप फौरी तौर पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इजी रिपोर्टिंग प्रोसीजर होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिव पेपर वर्क। अब रिपोर्टिंग प्रोसीजर आपको कह दे कि यार 20 पेजों का फॉर्म फिल करना है तुमने, फिर ये लिखना है वो लिखना है, आप कहोगे इससे अच्छा है कि मैं छोड़ ही दूँ, तो एक्सेसिव पेपर वर्क नहीं। अगर रिपोर्टिंग का कोई फॉर्म भी है तो वो इतना सिंपल होना चाहिए कि आम बंदा भी उसको क्या कर सके। क्या करे वलीद? मैंने कहा अगर पेपर वर्क है, कोई फॉर्म है, तो वो इतना आसान होना चाहिए कि कोई आम बंदा भी उसको फिलअप कर सके। ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर है तो फिर क्या है? बैरियर है। ब्लेम कल्चर। अब रिपोर्टिंग ये करें सर उस्मान की गलती है, इसकी गलती से हुआ है, तो ब्लेम कल्चर नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ ट्रेनिंग। एपैथी का क्या मतलब है? चेक करके बताओ। लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, कि अगर कोई पॉलिसी और प्रोसीजर्स है उसकी ट्रेन जी। एपैथी वही बात है कि अगर स्टाफ
इंटरेस्टेड नहीं है रिपोर्ट करने में, वो कहता है बस ठीक हो गया, नियर मिस था, हादसा हुआ है, हमने पट्टी की है, छोड़ो, कौन बताएगा। अच्छा ये सवाल आया था, इंटरनल किसको करेगा? अगर आपके सिनेरियो में आप लिखोगे द इंसिडेंट शुड हैव रिपोर्टेड इंटरनली, सिनेरियो के अंदर लिखा होगा आपकी कंपनी में कौन कौन है, ये लाजमी लिखा होता है, 2 डायरेक्टर हैं, 3 मैनेजर हैं, तो आप इनमें से जो जो अवेलेबल है उनका लिख दोगे। इंटरनली ही शुड हैव रिपोर्टेड टू डायरेक्टर, अगर है तो आप लिख दोगे डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इनमें से कोई भी आपको नज़र आता है तो आप क्या लिखोगे? उन सब के नाम। लाजमी नहीं है, बस आप इंटरनल नहीं, इंटरनल रिपोर्टिंग के प्रोसीजर्स आपको बताए जाएंगे पॉलिसी में, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है। एक कंपनी कहती है आपने मैनेजर को बताना है, दूसरी कंपनी ने डायरेक्ट डायरेक्टर का नंबर दिया हुआ है। एक कंपनी का बंदा था, उसने कहा था मैंने 2 फ़ोन रखे हुए हैं, सुना था ये वाकया? एक फ़ोन फैमिली के लिए, एक वर्कर्स के लिए, सारे वर्कर्स को नंबर दिया था, किसी को कोई मसला हो कंपनी में मुझे फ़ोन करे। वो कहता है आज तक फैमिली वाला सारा दिन बजता है, वर्कर्स वाला फ़ोन आज तक नहीं बजा। वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि एक पॉजिटिव वर्कर्स मोरल क्रिएट करना कितना बड़ा इम्पैक्ट बिल्ड करता है, कि वर्कर की आज तक हिम्मत ही नहीं हुई कि वो ऐसा मसला ही नहीं पेश आया कि वो डायरेक्टर को डायरेक्टली कॉल करें। तो ये कंपनी के अपने प्रोसीजर्स, अगर प्रोसीजर डिफाइन है तो आप उस हिसाब से रिपोर्टिंग प्रोसीजर, आपको ये पता होना चाहिए इंटरनल है कौन, एक्सटर्नल कौन है जी। ऊपर आपने हेडिंग दी एक्सटर्नल, क्वेश्चन आ गया, पिछले पेपर में है क्वेश्चन, फैमिली ऑफ कैजुअलिटी, अथॉरिटीज़, इंश्योरेंस कंपनी और पब्लिक रिलेशन एडवाइज़र। अभी आज मैंने स्लाइड देखी है उस क्वेश्चन के बाद, तो मुझे पता चला कि मैंने पब्लिक रिलेशन एडवाइज़र नहीं लिखा आंसर में, स्लाइड देखी होती तो शायद मैं ये भी लिखता। ठीक है, ज़ाहिर है सवाल ही जनरल आ गया तो फिर एज इट इज़ मुँह में बता दूंगा कि ये एज इट इज़, इसको जनरल जो वहाँ लिखा होता है बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली, या वहाँ पे सवाल ये था हाउ शुड हैव दिस एक्सीडेंट बीन रिपोर्टेड, सिंपल। अब आप सीधा जाते हैं इंटरनल लिखते हैं, इंटरनल की हेडिंग देते हैं, वहाँ पे अगर आपको डिफाइंड है कि इंटरनली कौन कौन बंदे मौजूद हैं उनका नाम लिखते थे। डिफाइंड ही नहीं है, आपके पास सिर्फ डायरेक्टर है, आप लिख तो सीनियर मैनेजर भी, HR भी, HR उस कंपनी में ही नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं? एक्सीडेंट बुक, एक्सीडेंट बुक में आप कैसे क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग, एक एक्सीडेंट हो गया, अब आपने एक्सीडेंट बुक में अपनी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसमें आप क्या लिखेंगे? नेम और एड्रेस ऑफ कैजुअलिटी, ये मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन भी था और ये हमने लिखा था स्लाइड्स को देख के। डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ इंजरी, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट कॉजिंग इंजरी, कौन इवेंट क्या हुई थी, फिर इसका फॉर्म बना हुआ आपके पास होता है एक्सीडेंट रिपोर्टिंग का, आप उसे सिंपली फिल कर देते हैं। डिटेल्स ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, विटनेस नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, विटनेसेस, हाँ फॉर्म कंपनी का अलग होगा। अलबत्ता ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्यों? हमने जगह जगह पॉलिसीज़ में पीछे जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े उनमें हमने कहा है कि हम एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स को देखते हैं, एक्सीडेंट रिकॉर्ड में ये चीज़ पड़ी होती है, ठीक है, जिसको आपने स्टडी करना है। आपको अगर कोई कहे आपको एक्सीडेंट रिकॉर्ड से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सवाल ये आपसे कर दे, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, नेबोश पढ़ा है, मुझे ये बताएं कि आपको एक्सीडेंट रिकॉर्ड से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? ये सारी आपको नाम पता चलेगा, विटनेस पता चलेंगे, एक्सीडेंट में हुआ क्या था और लोकेशन क्या थी, इंजरी कौन सी हुई थी, ट्रीटमेंट कौन सा दिया था। ये फ़ायदा भी तो देगा ना आगे आने वाले वक्त में, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो ये आपको फ़ायदा देगा कि हमारी कंपनी में जब ये हादसा हुआ था, इस बंदे के साथ हुआ था, इस जगह हुआ था, ये हुआ था। अगर हादसा बार बार एक ही जगह पे हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी कंट्रोल मेजर्स फेल हो रहे हैं। अच्छा, फिर आखिर में आपने अपनी डिटेल देनी है, लिखा हुआ ना पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, आप कर रहे हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर और आपके सिग्नेचर। एक्सटर्नली रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कौन से होते हैं? अगर आपके पास सवाल ये आ जाता है ये एक्सीडेंट एक्सटर्नली रिपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ इतनी वेली नहीं है कि आपकी हर बात मुझे आज हवा लग गई है ठंडी ये भी आप रिपोर्ट करें, नहीं, आपने फैटेलिटीज़ रिपोर्ट करनी है। फैटेलिटी सबसे मेजर चीज़ है। फैटेलिटी किसको कहते हैं?
मेजर इंजरी में आपको बता चुका हूँ, जिसमें हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट। अब आपसे सवाल ये कर लेते हैं कि इस सिनेरियो के अंदर ये इंजरी कौन से टाइप की है, ये रिपोर्ट होनी चाहिए नहीं, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मेजर है कि नहीं। डेंजरस अकरेंस नहीं, धमाका ही नहीं है। डेंजरस अकरेंस नॉर्मली किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। कोई वाकया या कोई हादसा ऐसा हो गया जो रिपोर्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें मेजर इंसिडेंट हो गया है, मेजर है, कोई धमाका हुआ है किसी कन्फाइंड स्पेस में, किसी जगह हादसा नहीं भी हुआ तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे। कोई ऐसा वाकया जो ख़तरनाक था। अब नॉर्मल नेयर में से हम रिपोर्ट नहीं करते, स्लिप हुआ है तो ये मतलब है हमारा कोई कंट्रोल फेल हो रहा है। लेकिन डेंजरस अकरेंस ऐसी चीज़ है जो बड़ा हादसा कर सकती थी। फिर डिजीज़ेस भी रिपोर्ट करेंगे। कौन बात कर रहा है? लास्ट टाइम इंजरीज, कोई ऐसी इंजरीज जिसमें आपका वक्त ज़ाया हुआ है। फॉर एग्जांपल जल्दी भी ठीक हो गया लेकिन वक्त तो ज़ाया हुआ है। ये तो वैसे किस में आता है? नहीं, फर्स्ट एड होगी है तो एक फर्स्ट एडर आया है, 2 मिनट में काम हो गया, ठीक हो गया। हाँ, काम रोक दिया, काम रुक गया, आपकी एक्टिविटी रुक गई, हाँ, उसका टाइम जैसे भी टाइम किसी भी तरह टाइम ज़ाया हो। ऑडिटिंग मेरा ख्याल है हमारा आखिरी टॉपिक है। मेजर तो है ही है, मेजर तो होती ही लास्ट टाइम है, लेकिन लास्ट टाइम मतलब एडिशनली भी कोई चीज़ अगर आपको लास्ट टाइम लगती है। ऑडिटिंग सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक से क्या मुराद है? प्लान सिस्टम, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के तहत हम कैरी आउट करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे किसी बैंक में ऑडिट होता है तो वो ये देखने के लिए फॉर एग्जांपल हो गया कि एम्प्लॉइज़ ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, या जो वो कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ ऑडिट की। सर्विस की शॉप है, यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया कि हमने सर्विस के इस वाले स्टोर का ऑडिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो कह रहे हैं इतने जूते बिके, इतने हमारे पास है। हो सकता है वो भी उन्होंने बेचनी हो लेकिन रिकॉर्ड कंपनी को नहीं भेज रहे, पैसे खुद खा रहे हैं। ऑडिट आ जाएगा, ऑडिट क्या देखेगा? बिके हुए जूते। फॉर एग्जांपल वहाँ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 3 जो है 10 पीस बिके हुए हैं, 20 पीस हमारे पास है। वो आके रैक्स के अंदर प्रॉपरली गिनती करेंगे कि 20 पीस हैं या नहीं है। तो ऑडिट के दौरान पूरी दुकान बंद कर दी जाती है, कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसी तरह ऑडिट हेल्थ एंड सेफ्टी का भी होता है। हाँ, नहीं इसका डिफरेंस यही स्लाइड्स में आ जाएगा, अभी रुको, ठीक है। क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ, इसका सवाल भी आया था कि ऑडिट डायरेक्टर ने सेफ्टी ऑफिसर को कहा था, तो ऑडिट और इंस्पेक्शन एक ही चीज़ है। आगे से सेफ्टी ऑफिसर ने बताया था कि ऑडिट इंस्पेक्शन चीज़ सेम नहीं है। क्वेश्चन ये था कि अब सेफ्टी ऑफिसर कैसे, क्या डिफरेंसेस बताएगा ऑडिट और इंस्पेक्शन की, वो ये वाली स्लाइड थी पूरी। क्रिटिकल एवेल्युएशन, अब इंस्पेक्शन में क्रिटिकल एवेल्युएशन नहीं होती। आप एक एक चीज़ को रुक के डिटेल में नहीं पूछते, ब्रीफली आप गुजरते जाते हैं, देखते जाते हैं चीज़ों को। ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो H&S ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपने पढ़ा है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक ऑडिट कौन करेगा? इंटरनल होगा, एक्सटर्नल? दोनों हो सकते हैं। ये आ गया इंस्पेक्शन और ऑडिट का डिफरेंस। इंस्पेक्शन सिर्फ वर्क प्लेस को देखती है, रिकॉर्ड देखती है, क्विक होती है, लो कॉस्ट होती है, मे ओनली रिक्वायर बेसिक कॉम्पिटेंस। जैसे हमने कहा था इंस्पेक्शन के लिए 2 डेज ट्रेनिंग, 5 डेज ट्रेनिंग। और पार्ट है ऑडिट का। ऑडिट क्या है? डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं, प्रोसीजर्स भी देखे जाते हैं, इंटरव्यू किया जाता है, स्टैंडर्ड देखे जाते हैं। मतलब कि हर वो चीज़ जो हेल्थ एंड सेफ्टी में देखी जानी चाहिए वो इसके अंदर देखी जाती है। अगर ये सवाल आता है सीधा सीधा जवाब यहीं से देख के लिखना है। लॉन्ग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है। आप ये कह लो कि इंस्पेक्शन शॉर्ट है, सीधा सीधा आप गए वर्क प्लेस के 3-4 पैरामीटर आपने देखे, आप इंश्योर हो के वहाँ से। वालेकुम सलाम। कौन है? अच्छा ठीक है। ऑडिट में हम सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रोसेसेस, मतलब किस प्रोसेस के तहत काम हो रहा है ये भी देखेंगे। स्टैंडर्ड क्या है काम के, मशीनरी कौन सी है, इक्विपमेंट कौन सी है, उनकी
सेफ्टी डिवाइसेस का स्टैंडर्ड क्या है, तो हर चीज़ को हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। फिर इंस्पेक्शन में क्या है, हम बेसिकली क्या देखते हैं कि फिजिकल रियलिटी देखते हैं, जो सामने है। इसने कह दिया ये मसला, उसने कह दिया वो, जो सामने नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम ऑडिट पे जाते हैं, हम डिटेल्ड एविडेंस इंटरनली हर डॉक्यूमेंट, कंपनी ने कह दिया फिजिकली रिस्क असेसमेंट हुई है, सब कुछ हुआ है, ठीक है, लेकिन हम रिस्क असेसमेंट के अंदर भी जाते हैं, इस स्पेसिफिक टास्क पे भी रिस्क असेसमेंट हुई है ये नहीं हुई, तो किसके अंदर देखते हैं, ऑडिट के अंदर हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। पार्ट है इंस्पेक्शन, ऑडिट का पार्ट है, लेकिन ऑडिट एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसकी कॉम्पिटेंसी का आगे लिखा होगा। ऑडिट में हमने क्या दिखाना है, टाइम स्केल, ऑडिट कितने टाइम में होगा। जाहिर है ऑडिट पे काफ़ी सारा खर्चा आता है, कंपनी के रिसोर्सेज लगते हैं। फॉर एग्जांपल 10-10 लाख सैलरी वाले 5 बंदे आपने ऑडिट पे लगा दिए हैं, तो उनका टाइम लग रहा है। स्कोप क्या है, ऑडिट हम कर क्यों रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारे कंपनी में एक बड़ा विज़िट आने वाला है आने वाले वक्त में, या कंपनी ने बहुत अरसे से ऑडिट नहीं किया, या मसले ऐसे हो रहे हैं, इंसिडेंट नियर मिसेस हो रहे हैं, अब ऑडिट ज़रूरी हो गया, तो फिर हम ऑडिट कैरी। इंस्पेक्शन तो रेगुलर सा प्रोसेस है, वीकली भी किया जा सकते हैं। एरिया एंड एक्सटेंट, वही जैसे एरिया डिफाइन करो कहाँ पे ऑडिट हो रहा है, कौन रिक्वायर्ड है और व्हाट डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड। ऑडिट से पहले आप डिफाइन कर लेते हैं आप किन किन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेंगे। अच्छा, अगर आ जाता है ऑडिटर जो है वो किन मेथड्स को यूज़ करेगा, पेपर वर्क, इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसकी करेगा, वही है प्रोसेस, इक्विपमेंट, वर्क प्लेस, मशीनरी, एक्टिविटीज़ और बिहेवियर। समझ आ गई है ये बात, या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कौन से डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, ये तो पूरी लिस्ट है, इसका सिर्फ नाम पढ़ते जाओ। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट ट्रेनिंग रिकॉर्ड, मिनट ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, टूर इंस्पेक्शन सर्विस कितने किए गए हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। अस्सलाम वालेकुम। यस नहीं सर, क्यों नहीं, खैर है। ये सारा समझ आके इसमें से कोई चीज़ जो समझ ना आ रही हो, ठीक है उस्मान। मतलब ये सिंपल एक चेक लिस्ट है, समझो कि जो कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए जाते हैं ड्यूरिंग ऑडिट। इसमें हर डॉक्यूमेंट शामिल है, हर डॉक्यूमेंट जो हमने निबोश में आज तक पढ़ा है वो सब कुछ इसमें है। अच्छा, रेगुलेटर विजिट्स कौन है, सब कुछ समझ आ गया, बताओ। रेगुलर जो फ्रीक्वेंटली किया जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन होती हैं, एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़। रेगुलेटरी जो कानून साजी करती हैं या कानून के मुताबिक। हाँ, कुछ कंट्रीज़ में नहीं है तो बिल्कुल ही पुलिस कैरी आउट कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे तो पुलिस ऐसे ही आके इन्वॉल्व हो जाती है। रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर्स कंप्लेंट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑडिट में देखने हैं, ठीक है वलीद। इंस्पेक्शन और ऑडिट का फ़र्क सबको पता चल गया, ऑडिट भी सबको पता चल गया। अच्छा, ऑडिट जब ख़त्म हो जाएगा, एक लॉन्ग प्रोसेस है, इंस्पेक्शन तो दिन में भी हो जाती है, घंटे में भी हो जाती है। ऑडिट जब ख़त्म हो गया, हमने आखिर में क्या करनी है, सबसे पहले तो एक मीटिंग करनी है, क्लोज आउट मीटिंग। फिर मीटिंग के बाद हमने, बस सर ख़त्म होने वाला है, 5 मिनट रह गए। उसके बाद हमने एक रिटन रिपोर्ट लिखनी है, रिकमेंडेशन लेनी है सबसे, ठीक है, जितने हमारी मैनेजमेंट के लेवल हैं उनसे रिकमेंडेशन लेनी है। ऑडिट में बी नेसेसरी फॉर सर्टिफिकेशन, ISO 45001 किसी ने लेना है ये सर्टिफिकेट, तो ऑडिट लाजमी करेगा। कोई कंपनी कहती है हमने ISO 45001 अडॉप्ट करना है, हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, सब कुछ होगा, तो वो क्या करेगी, ऑडिट करेगी। डिस्कस द एडवांटेज एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट। एडवांटेज क्या है,
एक्सटर्नल ऑडिट कराएंगे तो क्या एडवांटेज है? इंटरनली हो सकता है मैं उस्मान को फेवर कर दूं, मैं आपको फेवर कर दूं, लेकिन एक्सटर्नल अथॉरिटी ऐसा नहीं करती। फ्रेश पेयर ऑफ आइज़ कि मतलब जो आप रोज़ देख रहे हैं, एक नया बंदा थर्ड पार्टी अपना विजन देगी, हो सकता है उसका विजन ज़्यादा ब्रॉड हो। मे हैव वाइडर एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस। क्यों? आप तो सिर्फ अपनी वर्क प्लेस को देख रहे हैं। जो बंदा बाहर से आ रहा है, अंजला, जो बंदा बाहर से आ रहा है, हो सकता है वो ऐसी कितनी भी वर्क प्लेस को ऑडिट, फॉर एग्जांपल सिर्फ मेरे आप स्टूडेंट नहीं हैं, अगर मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई और टीचर आता है जो 1000 जगह पढ़ा के आया है, तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस, तो उसकी फार साइटेडनेस मुझसे ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ भी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट ऑफिसर का फीचर है। और रिकमेंडेशन ऑफन कैरी मोर वेट। इंटरनली हो सकता है मेरी बात को इतनी वैल्यू ना दी जाए, लेकिन बाहर से कोई बंदा जब इतना पैसे लेके, स्पेशली कोई सीनियर बंदा आएगा, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। डिसएडवांटेज क्या है? पैसों का ज़िया है, टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मज़े की, अगर कोई आपने इम्प्रैक्टिकल बंदा जिसको आपकी वर्क प्लेस का सही तरह पता ही नहीं है, वो ऐसी सजेशन दे देगा जो आपके पास इम्प्लीमेंट ही नहीं होती, उल्टा बिला वजह आपका नुकसान पैसों का और इसका। हाँ, ऐसे ही है। बस जो चुप नहीं हो रहे वो फिर। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? मैं इंटिमिडेट वर्कर्स टू गेट इनकम्प्लीट नॉलेज एविडेंस। कंपनी ही अपने वर्कर्स को कह दे तुम लोगों ने ये नहीं बताना कि हमारे ऊपर प्रेशर है वरना फारिग कर देंगे, तो एविडेंस सही नहीं मिलेगा। फिर भी बीच में से एक होगा जो कहेगा आप बाहर मिले, मैं आपको बताता हूँ। सुन लो, बस एक मजाक हो जाता है, उसको छोड़ दिया करो। इंटरनल ऑडिट के क्या फ़ायदे हैं? लेस एक्सपेंसिव है, ऑडिटर को ऑलरेडी वर्क प्लेस के बारे में पता है और ये भी पता है कि रियलिस्टिकली क्या अचीव किया जा सकता है। ज़ाहिर है आपको अपने घर के रिसोर्सेज का पता होता है, इसी तरह कंपनी के बंदे को पता होता है हम कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। इंक्रीज ऑनरशिप्स ऑफ इश्यूज फंड, ठीक है, आप खुद ही उसकी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं जो ऑडिटर होता है। बिल्ड्स कॉम्पिटेंस इंटरनली, जब आप ऑडिट करते रहते हैं तो आपकी कॉम्पिटेंस लेवल क्या होती है अंजला? बढ़ती है। डिसएडवांटेज क्या है कि आप बहुत से इश्यूज़ नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी अपनी कंपनी, आप बहुत से इश्यूज़ को इग्नोर कर देंगे, नॉलेज नहीं होगा। अब आपने कहा कि यार छोड़ो, बाहर से बंदा बुलाएंगे, पैसे लेगा, तुम ही कर दो, तो उसका नॉलेज हो सकता है कम हो, फिर स्किल्स ही ना हो उसके पास, ट्रेनिंग ही ना हो, और आखिर में ऑडिटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, बाहर वाला इंडिपेंडेंट है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता बाद में आप खफा हो जाएं। इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो कहेगा मैंने उस्मान के साथ इसको मैंने पकड़ाया तो ये मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, ये मेरा ये है, ये कल मेरी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो क्या होता है जब इंटरनल ऑडिटर होता है तो वो हमें डिसएडवांटेज ये होते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ लिए। कितनी स्लाइड्स रह गई हैं? बस 4-5 स्लाइड्स हैं, आज आप लोगों का ख़त्म हो रहा है। रेगुलर रिव्यूज़, पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू हम मोस्टली एनुअली करते हैं, कंपनीज़ की अपनी पॉलिसी भी होती हैं। मैनेजमेंट टीम का रिव्यू जो होता है वो क्वार्टरली होता है, ठीक है, और यही क्या करता है, फुल रिव्यू में भी हेल्प करता है। जो क्वार्टरली, क्वार्टर का क्या मतलब है? क्वार्टर आपको कहते हैं चौथा ऐसा 3 मंथ्स, ठीक है। डिपार्टमेंटल रिव्यू क्या होता है? मंथली होता है। इसमें क्या होता है? ट्रैक रिकॉर्ड्स बनाता है लाइन मैनेजर। ये अब हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए डिपार्टमेंटल रिव्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परफॉर्मेंस रिव्यू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस रिव्यू से मैंने कभी भी क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन अगर आता है परफॉर्मेंस रिव्यू में हम क्या, नॉर्मली हम किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे होते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं वो रोज़ पढ़ता है, वो रोज़ अपना होमवर्क करता है, अपना काम करता है नहीं करता, या वो ट्रैक पे है कि नहीं। इसी तरह जब वर्कर्स का परफॉर्मेंस रिव्यू होगा तो हम देखेंगे वो टारगेट पे हैं, फिर इफ़ नॉट वाई नॉट, क्यों नहीं है, मतलब कौन से हर्डल्स हैं या बैरियर्स हैं जो उनको फ्लॉ दे रहे हैं। फिर
व्हाट डू वी नीड टू चेंज। परफॉर्मेंस रिव्यू में ये भी पता चलता है, वही मॉनिटरिंग के साथ जो रेमेडियल एक्शन है, क्या चीज़ बदलनी है। एम क्या होती है? फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिया, अगर हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक्सीडेंट्स को 5% रिड्यूस करेंगे, इस चीज़ को छोड़ दो बस। रिव्यू में कौन से इश्यूज देखने हैं, ये सवाल आ सकता है। लीगल कंप्लाइंस, लीगल कंप्लाइंस जब भी लफ्ज़ आएगा इसका मतलब हम लीगली कानून के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। एक्सीडेंट डेटा इंस्पेक्शन, सर्वे टूर्स एंड सैम्पलिंग। जी ऐसे हाथ करने का मतलब नींद होता है, सो जाओ। ऑडिट रिपोर्ट, अचीवमेंट, ये सारा समझ आ गया ना। एनफोर्समेंट एक्शन, प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यूज़ और लीगल और बेस्ट प्रैक्टिस डेवलपमेंट। रिव्यू से क्या मिलेगा हमें? बस इसको कल देख लेंगे।